हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CTET कक्षा 6 to 8 पेपर 2 18 जनवरी 2023 को हुए एग्जाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सेट नंबर है 25। इससे पहले ऑलरेडी हमने 24 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। सवाल है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। ऑप्शन है, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। समीर को एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समानता नहीं है। ठीक है, एक स्कूल जा रहा है, एक अखबार बेच रहा है, क्या इसमें समानता दिखता है? नहीं। एक दिवाली पर नया कपड़ा पहन रहा है और एक पुराना कपड़ा पहन रहा है, तो ये भी समानता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे समानता की बात हो रही है ना। यहाँ पे देखेंगे एक फ्लैट में रह रहा है और एक झोपड़ी में रह रहा है, तो यहाँ भी समानता नहीं दिख रहा है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे रंग भरने का काम किया जा रहा है और एक ये चित्र बना रहा है, तो लगभग सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है, समानता देखने को मिल रहा है। असमानता के साथ यहाँ पे विविधता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। सवाल है, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों को पालन करते हैं, ठीक है, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म इस्लाम को लेकर के आए। ठीक है, बी में दिया है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। अब बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों कथन सही है। ठीक है, कथन सही है कि यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए थे, तो ये कथन सही है यहाँ पे। जबकि देखेंगे संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए, तो ये भी कथन सही है। तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो थर्ड है ये सही हो जाएगा कि ए और बी सही है और वैध कारण भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कॉलम एक्स दिया हुआ यहाँ पे और कॉलम या वाई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन ए ऑप्शन में किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ क्या मैच करेगा ये देखते हैं हम लोग। तो ए के साथ जैसे कि स्थानीय प्रशासन, चराई क्षेत्र बनाने का संबंधी निर्णय, मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय और नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी और ये सी। तो सी देखेंगे संघ सरकार का काम है क्या, नई मुद्रा जारी करना, तो सी का ऑप्शन 3 के साथ जाना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार को हम देखेंगे यहाँ पे जो निर्णय होगा वो ये होगा कि मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय होगा। ठीक है, तो ये दूसरा के साथ चला जाएगा, तो इसका मतलब चराई क्षेत्र बनाने संबंधी जो निर्णय होगा ये स्थानीय प्रशासन का काम होगा। तो बिल्कुल A1, B2 और C3 मैच करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही दिख रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, A का 1, B का 2, C का 3। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। सवाल है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, विधानसभा अध्यक्ष का या विधानसभा परिषद के सदस्य का, राज्यपाल का या फिर मुख्यमंत्री का। तो बहुत ही इजी सा सवाल है, राज्यपाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, राज्यपाल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति देखेंगे कि यहाँ पे संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। सवाल है, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा, यानी कि सुरक्षा वाला बात हो रहा है यहाँ पे, जहाँ से आप सिक्योर महसूस करते हैं, किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, तो दिहाड़ी मजदूर में क्या पॉसिबल है, नहीं।
अनियमित, नाम ही अनियमित, तो अनियमित है तो फिर ये सुरक्षा वाली बात हुआ कहाँ, ये हो जाएगा नियमित कर्मचारी। ठीक है, तो यहाँ पे मौसमी कर्मचारी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम लोग, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नियमित कर्मचारी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सुरक्षा वाला रोजगार होता है, जो हम कह सकते हैं, जो आप लोग जो जिसमें लगे हुए चाहते हैं कि हम लोग भी एक सुरक्षा वाले रोजगार हम लोग को मिल जाता, क्योंकि प्राइवेट तो आप लोग कहीं भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, नियमित होना। ठीक है, तो ये सुरक्षा वाले रोजगार का एक रूप हो जाएगा नियमित कर्मचारी। नेक्स्ट है, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। सवाल है, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत हो। बी में है, कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा, ये आपको बताना है अनियमित रोजगार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला कथन तो सही है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होता है। ठीक है, बाकी कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं, यानी कि कारीगर को कार्य करते हैं तो उससे अच्छे उसको मिलता है, बेनिफिट नहीं मिल पाता अच्छा से। ठीक है, तो ये अनियमित रोजगार का एक थोड़ा सा नुकसान तो है, तो बी यहाँ पे सही नहीं होगा। हाँ, कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है और सी सही है। ठीक है, भले ही काम करने वाले बोलते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है, करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सी का फोर्थ कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है क्या है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन का बहिष्कार करना। क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है कि संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं। ठीक है, तो ये शून्यकाल सही होगा, प्रश्नकाल भी सही होगा। ठीक है, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये भी सही है, लोग ध्यान आकर्षित करवाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उससे हम लोग ध्यान आकर्षित करवाते हैं कि देखिए आप ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये भी सही है। सदन का बहिष्कार करके हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे सही होना चाहिए, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट है, अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन देखा वो सभी कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन था, है ना, और ये भी जो क्वेश्चन लग रहा है ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस ही है। निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे, जी हाँ, कॉन्सेप्ट बेसिस ही है, कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, तो पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, वह जिसमें केवल एक सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, वह जो लोग के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती हैं, वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती हैं, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। क्या होगा, एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट किसे कहेंगे आप, अगर आप होते तो क्या कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे जो पहला कथन दिया है ना कि वह जिसमें केवल लगा दिया ना, इसी वजह से कथन गलत हो गया है। ठीक है, और सिर्फ सरकार के दृष्टिकोण से बात करें ये तो बिल्कुल गलत है, और यहाँ तो एक केवल भी लगा दिया है तो भी और भी गलत हो गया। ठीक है, अगर केवल ना लगाते तो भी गलत होता, लेकिन केवल लगा दिया तो ये पूरी तरीके से गलत हो गया। वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, अब बताइए कि लोगों की तरफ से बोलती है और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती हैं। ठीक है, तो खिलाफ बोलने का क्या मतलब, अगर अच्छा काम करे तो खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये भी कथन गलत दिख रहा है। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, तो ये सही लग रहा है कि वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, तो ये सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है कि वह जिसमें देखिए लिखा है सभी पक्षों की बात रखी गई हो, इसे आप क्या कहेंगे, संतुलित मीडिया रिपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग को जाना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है, ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन लग रहा है। निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। ऑप्शन दिए हुए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, फिर है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है।
किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो सवाल क्या है कि कौन सा यहाँ पे समानता को स्थापित करने के लिए संविधान का प्रावधान है। समानता को स्थापित करना है, ठीक है, इक्वलिटी। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। क्या ये समानता को स्थापित कर रहा है यहाँ पे? हाँ, कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, तो क्या है, समानता ही तो व्यक्त कर रहा है ना। अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, तो ये भी सही है, ये समानता इससे आया ही है, तो ये भी सही है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ये भी समानता को दर्शाता है। किसी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी कथन सही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को जाना होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है, कि यहाँ पे सभी कथन क्या है, सही है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, ठीक है, आज़ादी है। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से, लोकतंत्र से या फिर सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप से? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका धर्मनिरपेक्षता से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा, हम लोग का जो सही आंसर है हम लोग के लिए वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, धर्मनिरपेक्षता। आप किसी को धर्म को मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, ठीक है, आपको जिसकी इच्छा है वो धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? ऑप्शन है, चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्तियों को आरोप पत्र की कॉपी देना, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना, आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। क्या होगा? किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? तो बताइए, इसका तो आंसर ऑप्शन से लग रहा है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 4th ऑप्शन, कि आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से उसे माफ़ कर देना। ये क्या है? ये तो पक्षपातपूर्ण सुनवाई है ना, है कि नहीं? कोई चोरी किया है, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा, सबके लिए नियम बराबर है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई सम्मानित परिवार से है, कोई प्रतिभाशाली घर से आ रहा है तो उसे हम लोग माफ़ कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4th ऑप्शन वाला जो दिख रहा है वो पक्षपातपूर्ण सुनवाई है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस ही था। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा फिर से सुन लीजिए। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया? सवाल है, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? धौलागिरी पर्वत, न्यामगिरी पहाड़ी, चिरमिरी पहाड़ी या फिर गिरिडीह पर्वत? तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे उड़ीसा में है कहाँ, ये उड़ीसा में कौन सा होगा? धौलागिरी है या फिर न्यामगिरी है या चिरमिरी है या फिर गिरिडीह है, ठीक है। तो गिरिडीह पर्वत तो शायद झारखंड में दिखता होगा, है ना। धौलागिरी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पे जो होगा वो होगा न्यामगिरी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यामगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन ये है, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कथन बी में है कि यह कार्यक्रम पोषण के अभाव की क्षतिपूर्ति करता है। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, आपको बताना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि ध्यान रखिएगा, ये जो है ना आपका न्यामगिरी पहाड़ी, ये कालाहांडी ज़िले में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है न्यामगिरी पहाड़ी जो है ये उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बताना आपको यहाँ पे इसमें कि कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला कथन तो बिल्कुल गलत दिख रहा है कि यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय खाना भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहीं पे गलत हो गया ये। बाकी बात करें तो यह कार्यक्रम पोषण के अभाव की थोड़ा बहुत क्षतिपूर्ति ये करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो
सही है, केवल बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के शिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक या फिर जातक? तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विनय पिटक यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं दी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अभिधम पिटक में क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। अभिधम पिटक में देखेंगे कि एक बहुत ही विस्तृत विद्वतापूर्ण विश्लेषण और सूत में बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? ऐतिहासिक वस्तु के बारे में बात हो रहा है, जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, पुरातत्वविद कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए में दिया है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियां को लूट लिया। कारण आर है कि मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक में ज़्यादातर शासक और अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। बताना यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है और क्या किसी का व्याख्या कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन सही है। ठीक है, कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ये सही है। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया और राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन और मूर्तियों को लूट लिया था, ये कथन सही है। आर में दिया है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे, ये भी कथन सही है। आइए दूसरे को यहाँ पे देखेंगे कि व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना है आपको। ठीक है, मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना है, यानी कि क्रम के अनुसार लगाना है। दिए हुए तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते। बी में दिया है बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। डी में दिया है कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। आपको क्रम से लगाना है कि मंदिर नगर का जो निर्माण होता था उसका प्रक्रिया क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कि ये होगा कि शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। ठीक है, शासक क्या करते थे कि मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता होगा, इसके बाद तीर्थयात्रियों ने मंदिरों का दौरा किया और दान भी दिया। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला कि सी होगा। ठीक है, कि मंदिर शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सी हो जाएगा। इसके बाद तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे, इसके बाद हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता था, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे कि बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते चले गए। ठीक है, तो ये क्रम इसका सही हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है, CADB।
तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है, CADB ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शायद अगर आप ना भी पढ़े होते तो अभी इसका आप टिक से कर सकते थे। नेक्स्ट है 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान में संपन्न हुआ। कथन बी में दिया है, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। सी में दिया है कि यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी है। तो बताना आपको क्या है कि 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पहला कथन तो सही दिख रहा है कि यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, सही है। और यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा था, ये भी सही है। जबकि यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी, ये गलत बात है कि यह सदैव ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो कथन ए और बी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पे 1 के साथ जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट है कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। कबीर ने उनके समय के जो औपचारिक धर्म था उसको चुनौती दी, किस रूप में? अब पुजारी वर्गों को उपवास सुनाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, या धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। सही आंसर क्या होगा यह बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, ठीक है। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे ना, कबीर एक निराकार ब्रह्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे और उपदेश देते थे कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति है, ठीक है। कबीर एक क्या थे? एक निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग जो है वो है भक्ति, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने नील की खेती की जमैका, भारत, कैरिबियाई द्वीप समूह, वेनेजुएला में। कहाँ पे की थी ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों ने नील की जो खेती की थी वो जमैका और भारत में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, ठीक है। ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे कि, थोड़ा सा रुकिएगा, सवाल थोड़ा सा सुधारता हूँ मैं। सवाल सही था, ठीक है, सवाल सही है। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि औपनिवेशिक सरकार को दिक्कों से आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा के लिए वन कानून लाने पड़े। बी में दिया है आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी ज़मीन नियमों के अंतर्गत ज़मीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन तो सही है कि औपनिवेशिक सरकार को दिक्कों से आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा के लिए वन कानून लाना पड़ा, ठीक है, ये सही है। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी ज़मीन नियमों के अंतर्गत ज़मीन के नए मालिकाना अधिकार दिए गए, ये गलत बात है। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और सी सही है। तो यहाँ पे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सी, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें तो सही उत्तर चुनें। ए में दिया है गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, ठीक है। कथन बी में है कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन दिया हुआ है, ठीक है, पहला जो कथन दिया है कि गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, बात बिल्कुल 110% सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि जो शिक्षा हो वो भारतीय भाषा में ही हो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कथन सही है और एक व्याख्या भी यहाँ पे बी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो है आपका ये दोनों ए और बी दोनों सही है, और जबकि बी जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो ध्यान रखिएगा कि हेनरी डेरोजियो यहाँ पे यंग बंगाल के
ये सुधार आंदोलन के नेता थे। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये यंग बंगाल आंदोलन 1809 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन ए में है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया था। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे सही दिख रहा है ना कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किए थे, ये सही है। आह्वान भी किए थे, सही है। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून को समर्थन किया था, ये भी बात गलत है। रॉलेट कानून का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो यहाँ पे बी कथन सही गलत है, ए कथन सही है। तो हम लोग को जाना होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, किस बारे में बात हो रहा है, गर्म दल के नेता के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन दिया हुआ है, उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं। उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की थी कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं। कथन बी में है कि उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। थर्ड ऑप्शन में है कि वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। फोर्थ में है कि वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, किसके बारे में बात हो रहा है, गर्म दल के बारे में। सही आंसर है यहाँ पे, वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपर्युक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ठहराते हैं। पहला कथन है, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषा को इज्जत दी, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। ठीक है, कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा, ये बताना है आपको भाषाओं के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है बिल्कुल सही है कि भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं की इज्जत दी थी, ये बात सही है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, ये भी सही है। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, ये भी सही है। लेकिन फोर्थ का ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही, ये बात गलत है। तो ए बी सी यहाँ पे कथन सही है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ए बी सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सन 1927 में B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कथन बी है कि वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। सी है कि वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे बताना है। B.R. अम्बेडकर का जो आंदोलन चलाए थे 1927 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन तो सही है, ठीक है, कि जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और जबकि वह पहले ही बौद्ध बन गए थे, ये पहले बौद्ध नहीं बने थे, बाद में जाकर के बने थे। ठीक है, और वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, ये भी कथन सही है। यहाँ पे ए और सी सही है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ए और सी यहाँ पे सही कथन है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि जो पहला कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक चक्कर पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगता है। फलस्वरूप देखेंगे आप कि पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक पक्ष दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ सही है।
जबकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो देखेंगे कि एक दूसरे का यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को ए के साथ जाना होगा। ठीक है, ए और बी सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा है, कैसा धारा है? शीत जल धारा है, गर्म जल धारा है, किनारी धारा है या फिर सतही धारा है? तो देखेंगे यहाँ पे लेब्राडोर यहाँ पे एक शीतल जलधारा है। ठीक है, शीतल या शीत जलधारा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शीतल जलधारा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि महासागरीय धाराएं जो पानी को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ले जाती हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लेब्राडोर भी क्या है? एक ठंडी जलधारा है और लेब्राडोर धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर बहती हैं। ठीक है, कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान एवं वर्षा, समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी कथन सही है। यहाँ पे तुंगता ढाल भी है, वनस्पति जात और प्राणी जात, तापमान एवं वर्षा, समय, ये सभी देखेंगे कि मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे भाग लेते हैं। एक्चुअली में देखेंगे कि ये जैविक कारक हैं जो हिमस निर्माण की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, और समय तो खैर कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। ठीक है, एक निश्चित अवधि मिट्टी की रूपरेखा की मोटाई निर्धारित करती है, तो ये समय तो डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे सभी कथन सही हो जाएगा, तो 4th ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ये में दिया है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग है। नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है को बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन तो गलत है। ठीक है, कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अधिक दूरी के लिए भी उपयोग हो सकता है और होता भी है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि नव नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अंतर्देशीय के लिए होता ही है और डरबन और केपटाउन अफ्रीका में देखेंगे स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी और सी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, बी और तथा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट सनस्तर, यह किस प्रकार के सेलों से बने हैं यह आपको बताना है। ठीक है, अग्नेय सेल, अवसादी सेल, अग्नेय और अवसादी सेल या फिर कायांतरित और अवसादी सेल। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांस के चाहे कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर हो, चाहे जॉर्जिया यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप हो, चाहे अल्जीरिया के फॉस्फेट सनस्तर हो, ये सभी देखेंगे कि अवसादी सेलों से निर्माण हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, अवसादी सेल। ठीक है, नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा कथन बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दिया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते रहे हैं। कथन बी में दिया है कि केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कथन बी तो गलत लग रहा है कि केवल जीवाश्म ईंधन ही, ऐसा नहीं है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, और भी हैं। तो कथन बी तो यहाँ पे गलत दिख रहा है। ठीक है, बाकी पहला क्या बोल रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, सीमित स्थानीय क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। वैसे देखा जाए तो पहला कथन सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये तो सही है। और सीमित स्थानीय क्षेत्र में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बी कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो बी यहाँ पे सही लिखा है। ठीक है, और ये भी तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये 2 या 3 के साथ दोनों जा सकते हैं, या तो दोनों गलत होगा या तो फिर ए सही और बी गलत होगा।
बी तो खैर गलत है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड को जो लगाया सीमित स्थानीय क्षेत्र, इसी वजह से मुझे लगता है वैसे सही होना चाहिए। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड के साथ जा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा सकते हैं कि ए सही है और बी गलत है। बाकी आप लोग ज़रा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या लगता है, सेकेंड ऑप्शन सही है या फिर थर्ड ऑप्शन, कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त में से कौन से या कौन सा जोड़ा या जोड़े सही रूप में मिलान है। मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा चाहिए, कपास को मध्यम तापमान और वर्षा चाहिए, जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए। कौन सा यहाँ पे उपयुक्त जो कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है, ये बताना है आपको। यहाँ पे देखेंगे कि मक्का को क्या चाहिए, मक्का को चाहिए मध्यम तापमान, ठीक है। तो ये तो उच्च तापमान लिखा है, तो पहला गलत हो जाना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। मक्का को क्या चाहिए, मध्यम तापमान चाहिए, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि इन्हें मक्का को जनरली बरसात आने से पहले लगाया जाता है, थोड़ा सा पहले, है ना, तो ये गलत हो जा रहा है। इस वक्त फिर देखेंगे कपास के बारे में, तो कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है मध्यम तापमान, तो ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। इसी बात है जूट, तो जूट को गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, उच्च तापमान और भारी वर्षा इसे चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग को चले जाएंगे 2 के साथ, केवल सी सही है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में हैं और 21 जून के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। फिलहाल आप लोग अभी प्रजेंट में देखें, फिलहाल अभी प्रजेंट हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग के यहाँ क्या है, गर्मी है, और हम लोग कहाँ पे रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो अभी क्या है, हम लोग का अभी दिन बड़ा होता है, अभी दिन हम लोग क्या होता है, बड़ा होता है, रात छोटा होता है। तो ठीक इसका उल्टा 21 जून को ही दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा कि दिन छोटा होगा, ठीक है, और रात क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे लंबा दिन होगा, नहीं, पहले तो गलत हो गया, ठीक है, कि सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। बराबर दिन रात, ये गलत हो गया, ठीक है। सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा, क्या होगा बताइए ज़रा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी, ठीक है। बस अपना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हमारे यहाँ भी क्या है, हम कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। अभी 21 जून की बात हो रही है, 21 जून को देखेंगे आप कि यहाँ पे रात लंबी रात छोटी होती है और दिन लंबी होती है, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। तो 21 जून को देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच होगा ये, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय अवकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर होगी, क्या होगी, सूर्योदय होगी, सूर्यास्त होगी, दोपहर होगा या फिर अर्धरात्रि होगा, क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, क्या होगा बताइए जरा, यहाँ पे दोपहर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दोपहर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कहाँ से आ गया, चलिए इसे छोड़ते हैं, 67 नंबर पर आते हैं हम लोग। वैसे इससे पहले कौन सा कोई नंबर था, 66, हाँ ठीक है, वो कहीं से आ गया होगा, खैर कोई बात नहीं। विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये मान लेते हैं ये मेरा ग्लोब है और ग्लोब पर ये हमारा है विषुवत रेखा, ठीक है। अब विषुवत रेखा के ऊपर में हो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध, ठीक है ना, ठीक। अब क्या पूछा है, विषुवत के, ये विषुवत के 66.5 डिग्री ऊपर, तो देखेंगे कि यहाँ 27 डिग्री पर क्या है, कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री पर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा तो नहीं होगा, ठीक है, ये 27 डिग्री पर है, मकर रेखा भी 27 डिग्री पर है, और ये भी तो दक्षिण में वैसे है, होगा तो दक्षिण में तो खैर होगा नहीं, तो ऑप्शन एक ही बच रहा है मेरे पास, उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय को कहा जाता है, मध्य हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिमाचल, अरावली, शिवालिक या फिर हिमाद्री। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अरावली की तो खैर कोई बात ही नहीं करना है, अरावली तो देखेंगे कि राजस्थान में है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। शिवालिक का आप सोच सकते थे, लेकिन शिवालिक देखेंगे कि सबसे नीचे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं, बाढ़, हिम, ओला या फिर संहिम वृष्टि, क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे देखेंगे कि वर्षण के प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो वर्षण के प्रकार हिम है, ओला है और संहिम वृष्टि है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे हिम है, ओला है और संहिम वृष्टि है। बाढ़ का कोई वर्षण नहीं होता है, ठीक है, वो तो वर्षा होने के बाद वो बाढ़ का रूप ले लेता है, तो यहाँ पे देखेंगे BCD सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछे गए सवाल थे SST से, सोशल साइंस से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।